हमें सभी को पता है कि यूपीएससी की एग्जामिनेशन में मेंस का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहता है, क्योंकि वही होता है 1750 मार्क का, और वही होता है जो आपको रैंकिंग लेके देता है, राइट। एंड मेंस एग्जामिनेशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहता है ऑप्शन सब्जेक्ट का। ऐसा कहा जाता है कि आप पास भी ऑप्शन सब्जेक्ट की वजह से हो रहे हो और आप फेल भी ऑप्शन सब्जेक्ट की वजह से हो रहे हो। दैट मीन्स कि आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस एक बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल स्टेप है आपका ऑफिसर बनने के लिए। तो इसलिए स्टूडेंट्स का एक हमेशा एक नया एस्पिरेंट जब होता है, एक फ्रेश एस्पिरेंट जो होता है, उसके हमेशा माइंड में एक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन रहता है कि व्हाट काइंड ऑफ ऑप्शन सब्जेक्ट ही और शी शुड चूज। क्या वो सब्जेक्ट जिसमें उसका इंटरेस्ट है, क्या वो सब्जेक्ट जिसमें उसका बैकग्राउंड रह चुका है, या फिर वो सब्जेक्ट जिसका काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग है, जो कई सारी इंस्टीट्यूट्स जो होती है वो क्लेम करती है कि ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट स्कोरिंग होता है, राइट। तो ये सारा ही स्टेट ऑफ कंफ्यूजन हमारे एक माइंड में रहता है, हर एक एस्पिरेंट के माइंड में रहता है। तो इसको हम बेटर तरीके से समझते हैं, एक केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं कि यहाँ पे दो एंटिटी बताई गई है, राइट। फर्स्ट इज रिया एंड सेकंड इज अमित। अब दोनों का ही अगर हम बैकग्राउंड समझते हैं तो बैकग्राउंड में ये है कि जो रिया है वो बीए किया है इन सोशियोलॉजी में, वेरेज जो अमित है उसने बीटेक किया है इन मैकेनिकल, यानी कि ये एक मैकेनिकल इंजीनियर है और एक सोशियोलॉजिस्ट है। और दोनों ने ही डिसाइड किया कि हम यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। अब ये प्रिपरेशन जब स्टार्ट करी तो फिर बात आई कि हमें ऑप्शन सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे रिया ने सोचा कि उसको सोशियोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है, जिसके चलते वो सोशल इश्यूज को समझ पाई है एंड पब्लिक पॉलिसीज को समझ पाई है। तो उसने कहा कि मुझे ये करियर ऑप्ट करना चाहिए, दैट इज यूपीएससी करियर ऑप्ट करना चाहिए, एंड उसके बेसिस पे उसने अपना ऑप्शनल को सोशियोलॉजी रख लिया। दैट मीन्स कि वहाँ पे सोशल इश्यूज कई सारे हैं, पब्लिक पॉलिसीज कई सारे, तो ये दोनों का ही कोऑर्डिनेशन रहेगा और उसका इंटरेस्ट भी रहेगा इसके अंदर, और जब इंटरेस्ट होगा तो और अच्छे से पढ़ पाएगी। वेरएज अमित ने जो लोगों से पूछा तो अमित को बताया गया कि बीइंग एन इंजीनियर आप एक टेक्निकल स्टूडेंट हो, राइट। एंड टेक्निकल स्टूडेंट हो तो यू शुड ऑप्ट फॉर ज्योग्राफी, क्योंकि ज्योग्राफी कहा जाता है कि ये एक टेक्निकल सब्जेक्ट है एज एन ऑप्शनल। तो अमित ने ये चीज मानी और अमित ने ज्योग्राफी स्टार्ट किया विदाउट कंसिडरिंग द फैक्ट कि उसका इंटरेस्ट क्या है। दैट मीन्स कि अमित ने ये सोचा ही नहीं कि ज्योग्राफी उसका इंटरेस्ट है या नहीं है, वेरेज रिया ने ये सोचा कि सोशियोलॉजी उसने पढ़ा भी है और ये उसका इंटरेस्ट का सब्जेक्ट भी है, तो इसलिए उसने ऑप्शनल लिया। वेरेज यहाँ पे अमित को ज्योग्राफी के बारे में ज़्यादा खास नॉलेज नहीं थी, अपार्ट फ्रॉम दिस जो स्कूल में बेसिक चीज़ें पढ़ी थी। एंड वेरेज जो ऑप्शनल में हम कोई भी चीज़ पढ़ते तो वो मास्टर्स लेवल का आता है। तो ये बिना ये सारी चीज़ें कंसिडर किए हुए अमित ने ज्योग्राफी ऑप्शन ले लिया। एंड जब दोनों ने प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करी फॉर ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए, तो जो रिया है वो ये सब्जेक्ट को इंजॉय कर रही थी। तो जब आप एक सब्जेक्ट को इंजॉय करते हो तो आपका वहाँ पे एक इंटरेस्ट आता है, इंटरेस्ट आता है तो यानी कि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग आती है, और जब आपकी अंडरस्टैंडिंग आ जाती है तब आप एक खुद का एनालिसिस डेवलप कर पाते हो। एंड ये एनालिसिस आपको हेल्प करता है मेंस में लिखने के लिए, जो यूपीएससी काफ़ी ज़्यादा कंसिडर्ड करता है, एंड उसके अकॉर्डिंगली आपको मार्क्स भी दिए जाते हैं, राइट। तो यानी कि आपका एनालिसिस डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। अगर एनालिसिस पर कब आता है, जब आपको वो सब्जेक्ट की इंटरेस्ट हुआ है या दैट मीन्स अंडरस्टैंडिंग हुई है। वेरेज अगर हम अमित का एग्जाम्पल लेते तो अमित यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा था कि उसको ये सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, ठीक है। तो जो भी कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट से उसमें वो और ज़्यादा घुसता चला जा रहा था, दैट मीन्स कि उसमें उसको क्लैरिटी नहीं मिल रही थी। तो जब आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, जब आप रिया को देख रहे हो प्रिपरेशन, तो रिया इंटरेस्ट ले रही है, इसको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, एंड उसके चलते क्या हो रहा है कि ये डीमोटिवेट फील हो गया। तो जब ये डीमोटिवेट फील हो गया तो उसके चलते रिया जो एट प्रेजेंट आईएएस ऑफिसर बन गई है, और जो अमित है वो अभी भी फेल हो रहा है अपनी मेंस एग्जामिनेशन में, राइट। तो दिस इज व्हाट केस स्टडी इज अबाउट, कि आपने दो लोगों का एग्जाम्पल लिया, एक ने अपना इंटरेस्ट और बैकग्राउंड फॉलो किया और एक ने जो भी सोशल मीडिया के थ्रू पढ़ा, उसने समझा या लोगों से पूछा वो फॉलो किया, और दोनों का रिजल्ट आपके सामने होता है, राइट। तो दिस इज व्हाट ऑप्शन सब्जेक्ट एक कियोस क्रिएट करता है एक स्टूडेंट के माइंड में। तो आज की इस वीडियो में हम जो चीज समझेंगे, that what are the things that we should consider while taking an optional subject, right? So इससे पहले हम एक ओवरव्यू लेते हैं हमारे मेंस एग्जामिनेशन का, दैट व्हाट एग्जैक्टली मेंस एग्जामिनेशन में क्या होता है कि 9 पेपर लिए जाते हैं, राइट। उसके अंदर 4 जीएस के सब्जेक्ट होते हैं,
दो ऑप्शन सब्जेक्ट होता है, एक ऐसे का पेपर होता है और दो लैंग्वेज पेपर्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स का रहता है। दैट मीन्स कि इसके अंदर सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, ये आपके रैंकिंग में नहीं जुड़ेगा, बस आपको क्वालिफाई करना होता है, राइट। तो आज की इस वीडियो में हम जो मेजर फोकस रखेंगे वो रहेगा हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट पे, राइट। जो हमारा मेजर फोकस रहेगा दैट विल बी अपॉन आवर ऑप्शनल सब्जेक्ट पे, राइट। तो अगर हम थोड़ा सा और बेटर तरीके से समझते हैं रिगार्डिंग द मेंस ओवरव्यू कि ये जो मेजर सब्जेक्ट्स है, जो जीएस के सब्जेक्ट्स है, वो कई सारे डाइवर्स टॉपिक्स कवर करते हैं। करंट इवेंट्स कवर करते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड आईआर को कवर करते हैं, राइट। अब वो डिपेंड करता है कि आपका ऑप्शन सब्जेक्ट क्या है, कि उसके अंदर इसमें से क्या चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो, क्या नहीं यूज़ कर सकते हो, वो वेरी करता है फ्रॉम ऑप्शनल टू ऑप्शनल। बट द पॉइंट इसकी एक मेजर कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट के दिमाग में कि अगर हम ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट अगर यूज़ करते हैं, राइट, अगर हम ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे कि हाँ मेरे को एक ऐसा सब्जेक्ट लेना है जो मेरे को आगे जाके जीएस में भी हेल्प करे या मेंस में भी हेल्प करे, तो ये चीज़ यूपीएससी को भी पता है। अब यूपीएससी को ये चीज़ पता है कि एक स्टूडेंट के माइंड में ये थॉट आएगा, तो हेंस यूपीएससी जो क्वेश्चन फॉर्मेशन होता है वही चेंज कर देता है कि जीएस में इस तरीके के क्वेश्चंस पूछेगा जिसके अंदर आपको जीएस का नॉलेज ही लगेगा, और ऑप्शनल में इस तरीके के क्वेश्चंस पूछेगा जिसके अंदर आपको ऑप्शनल का नॉलेज ही लगेगा। फॉर एग्जांपल कि ऑप्शनल में अगर हम पॉलिटी लेते हैं, पॉलिटी एंड गवर्नेंस लेते हैं फॉर जीएस के लिए, एंड ऑप्शनल के लिए हम पॉलिटिकल साइंस लेते हैं, तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस में यूपीएससी पूछेगा कि करंटली गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज़ है, क्या गवर्नेंस है, उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है, और उसमें हम क्या और चैलेंजेस है कि वे फॉरवर्ड ला सके। वेयर एज ऑप्शनल सब्जेक्ट में यूपीएससी ये करेगा पॉलिटिकल साइंस में कि वो दो थिंकर्स के बीच में कंपैरेटिव एनालिसिस पूछ लेगा। जो एक होगा प्लाटो जो बहुत पुराना थिंकर है, और एक होगा कोई मॉडर्न थिंकर, लेट्स से गांधीयन थिंकर हो गए, तो ये दोनों थिंकिंग के बीच में एक कंपैरेटिव एनालिसिस पूछेगा। सो दैट मीन्स कि जो नॉलेज है आपकी वो ऑप्शनल की ऑप्शनल में रहेगी और जीएस की जीएस में रहेगी, तो ये माइंडसेट से हम नहीं चूज कर सकते, राइट। तो अगर देखा जाए तो ये जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, जो मेंस एग्जामिनेशन है, वो 1750 मार्क्स का होता है, जिसमें से 500 मार्क ऑप्शनल के हैं। दैट मीन्स कि जो 29% ऑफ टोटल मार्क्स है वो ऑप्शनल से ही आ रहे हैं। ओके, सो हेंस हम कह सकते हैं कि ऑप्शनल का इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है क्योंकि उसकी मार्किंग काफी ज्यादा है, 29% मार्क्स ऑप्शनल से आ रहा है। तो ये चीज सिग्निफाई कर रहा है दैट देयर इज अ ह्यूज इंपॉर्टेंस ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट। किस सेंस में इंपॉर्टेंस है कि ये इन्फ्लुएंस करता है द फाइनल रैंकिंग, कि ये फाइनल रैंकिंग को इन्फ्लुएंस करता है, राइट। अब फाइनल रैंकिंग को कैसे इन्फ्लुएंस करता है, क्योंकि इसके अंदर मार्किंग बहुत ज़्यादा होती है। कि ऑप्शनल सब्जेक्ट में जैसे हमने देखा कि ये 500 मार्क का सब्जेक्ट है, राइट, ये 500 मार्क का सब्जेक्ट है, दैट मीन्स 29% है, और इसके चलते इसके अंदर मार्किंग बहुत ज़्यादा होती है, और ये मार्किंग की वजह से ये इंपॉर्टेंट होता है। अब सवाल ये बनता है स्टूडेंट के माइंड में कि ऐसा क्या है ऑप्शनल सब्जेक्ट में कि इसके अंदर मार्किंग ज़्यादा दी जाती है एज कम्पेयर टू जीएस सब्जेक्ट, इसके अंदर मार्क्स ज्यादा दिए जाते हैं एज कम्पेयर टू जीएस सब्जेक्ट। क्योंकि यूपीएससी को ये पता है कि अगर आप कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट लेते हो, लेट्स से आपने इकोनॉमिक्स करके एक ऑप्शनल सब्जेक्ट ले लिया, तो इकोनॉमिक्स में जो वो क्वेश्चंस पूछेंगे वो मास्टर्स लेवल का पूछेंगे। मास्टर्स लेवल यानी कि यहाँ पे क्या टेस्ट किया जा रहा है, आपका एक स्पेशलाइजेशन टेस्ट किया जा रहा है कि आपका स्पेशलाइजेशन क्या है इन दैट पर्टिकुलर टॉपिक या इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। स्पेशलाइजेशन में आपकी अंडरस्टैंडिंग पूछी जाएगी, आपका इंटरेस्ट के बारे में पूछा जाएगा, आपका एक्सपर्टीज के बारे में पूछा जाएगा। सो दैट वाई कि जब आपने एक स्पेशलाइजेशन ली है, आपने इंटरेस्ट लिया है, आपने इसको कॉम्प्लेक्सिटी समझी है, राइट, आपने एक एक्सपर्टीज डेवलप किया है, अंडरस्टैंडिंग समझी है, तो यूपीएससी कहता है कि हाँ ठीक है, हम इसमें ज़्यादा मार्क्स देंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस यूपीएससी कंसिडर करता है कि आप जो भी ऑप्शन सब्जेक्ट लेते हो उसमें स्पेशलाइजेशन के अलावा वो आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट में आप एक स्पेशलाइजेशन पढ़ रहे हो, आप एक को डिटेल में पढ़ रहे हो। दैट मीन्स कि वो सिग्निफाई कर रहा है कि आपको आपके रोल्स और ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये सब के बारे में हाईलाइट रहना चाहिए। जैसे अगर आप पॉलिटिकल साइंस के बारे में पढ़ते हो तो पॉलिटिकल साइंस में आप ये पढ़ते हो कि एक्चुअली एक स्टेट को चलाना कैसे होता है बाय द किंग, राइट, ये होता है पॉलिटिकल साइंस में। सोशियोलॉजी में आप समझते हो कि सोशल इश्यूज क्या है, राइट, और उसके सामने हमारी पब्लिक पॉलिसीज क्या है। तो ये चीज बताता है कि दैट इज द सोशियोलॉजी। सो दैट मीन्स कि ये चीज बता रहा है कि आपको स्पेशलाइजेशन रहता है और आपका करियर पर्सपेक्टिव से वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। हेंस यूपीएससी कंसिडर करता है कि हमें जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसकी मार्किंग काफी ज्यादा रखनी है, तो ये इन्फ्लुएंस करता है आपकी फाइनल रैंकिंग के लिए। और कैंडिडेट्स कई बार ऐसा कंसिडर करते हैं दैट जो उनका परफॉर्मेंस होता है ऑप्शनल सब्जेक्ट में वो को रिलेट करता है विद द ओवरऑल
सक्सेस, कि आपकी जो ओवरऑल सक्सेस रहेगी, नॉट जस्ट क्लियरिंग दिस एग्जामिनेशन बट इवन आफ्टर क्लियरिंग दिस एग्जामिनेशन, तो वो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट के परफॉर्मेंस पे काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। ओके, तो अब जो मेन चीज़ समझनी है कि अब हमें ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर लेना है तो हमें क्या फैक्टर्स को कंसिडर करना ज़रूरी है, राइट? जैसे सबसे पहला फैक्टर्स आ जाता है आपका, जो हमने रिया का एग्जांपल लिया, दैट इज द इंटरेस्ट एंड पैशन, कि आपका इंटरेस्ट और पैशन को आपको कंसिडर करना है कि क्या आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ना आपका इंटरेस्ट है कि आपका वो पैशन है। वो चीज़ समझनी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कई बार स्टूडेंट होता है कि वो अपना इंटरेस्ट और पैशन को समझे बिना चीज़ें वर्क करता है। सेकेंड चीज़ जो लेते हैं दैट इज़ दी बैकग्राउंड नॉलेज, कि आपको वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट का बैकग्राउंड नॉलेज है या नहीं, वो चीज़ कंसिडर करनी चाहिए। दैट इज़ द सेकेंड फैक्टर जो आपको काफ़ी अच्छे से ध्यान में रखना चाहिए। एंड थर्ड फैक्टर ये है कि जो सिलेबस आपने पढ़ा है, क्या वो सिलेबस की कॉम्प्लेक्सिटी आप समझ पा रहे हो? आर यू एबल टू कंसिडर द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर सिलेबस, दैट हाँ ये सिलेबस हमें इस तरीके से कंसिडर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, राइट? सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम वन बाय वन ये तीनों चीज़ को देखेंगे, जहाँ पे जो मेजर फोकस रहेगा दैट इज़ टू अंडरस्टैंड कि हमें क्या चीज़ें कंसिडर करनी है। तो फर्स्ट चीज़ है दैट इज़ द इंटरेस्ट एंड पैशन। अब इसके अंदर अगर हम आर्ग्यूमेंट की बात करते हैं तो क्या पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट लिया जाता है कि कई बार हमें ऐसा बोला जाता है कि आपको एक जेन्युइन इंटरेस्ट होना चाहिए एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। लेट्स से अगर आप इकोनॉमिक्स ले रहे हो तो इकोनॉमिक्स में कैसा होता है कि एनालिसिस डेवलप करना ज़्यादा ज़रूरी है। आई मीन सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं, हर ही सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो उसके एनालिसिस डेवलप करना है। इकोनॉमिक्स जस्ट एन एग्जांपल हम ले रहे हैं कि हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन है क्या, आप इन्फ्लेशन को किस तरीके से समझते हो और आप इन्फ्लेशन को किस तरीके से टैकल करना चाहोगे, वो आप अपने आंसर्स में लिखोगे। तो ये चीज़ क्या दर्शाएगा कि जब आपको इंटरेस्ट होगा वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तब आप वो सब्जेक्ट का मोटिवेशन रह पाओगे एंड उसके अंदर आप रिटेंशन रह पाओगे। जब आपका मोटिवेशन रहेगा और जब रिटेंशन रहेगा तो आप वो सब्जेक्ट में आगे जाके इनोवेशन कर पाओगे, एक खुद का एनालिसिस डेवलप कर पाओगे। एंड जब वो एनालिसिस आप डेवलप करोगे एक पर्टिकुलर एक्सपर्टीज सब्जेक्ट में, तो वो यूपीएससी आपका वो एक्सपर्टीज यूज करना चाहेगा इन पॉलिसी मेकिंग, राइट? सो इसलिए ऑप्शनल सब्जेक्ट यूपीएससी ने इंक्लूड किया हुआ है, राइट? तो इसका एग्जांपल ले लेते हैं कि देयर आर सर्टेन कैंडिडेट जो पैशनेट होते हैं विद द लिटरेचर, जो तो उनको सब्जेक्ट्स लाइक सोशियोलॉजी और लिटरेचर काफ़ी ज़्यादा रिवॉर्डिंग एंड इंगेजिंग लगता है। तो इट्स जस्ट अ मेयर एग्जांपल। वेर एज जो सेकंड फैक्टर हमने देखा है, सेकंड फैक्टर इज अबाउट द बैकग्राउंड नॉलेज, कि आपको बैकग्राउंड नॉलेज होना थोड़ा सा ज़रूरी होता है, क्योंकि सी ऐसा रेकमेंड किया जाता है कि जो आपका बैकग्राउंड रह चुका है, लेट्स से जो आपने स्कूल में पढ़ा, कॉलेज में पढ़ा, ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में जो भी चीज़ें पढ़ी हुई है, अगर आप उसके बेस पे ऑप्शनल सब्जेक्ट लेते हो तो दैट मीन्स कि आपको बैकग्राउंड नॉलेज है, आपका बेस बना हुआ है, आपको सिर्फ अब पिलर्स खड़े करने की जरूरत है। दैट मीन्स आपका फाउंडेशन रेडी है। फॉर एग्जाम्पल एक कॉमर्स स्टूडेंट है, उसने 11th-12th में कॉमर्स पढ़ा, राइट? देन उसने बैचलर ऑफ कॉमर्स किया या फिर मास्टर ऑफ कॉमर्स भी कर लिया। फिर अगर वो यूपीएससी की प्रिपरेशन में आता है और फिर वो कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी लेता है, तो एटलीस्ट उसको अवेयरनेस तो रहेगी दैट व्हाट आर द बेसिक्स ऑफ कॉमर्स, कि डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट। तो ये सारी बेसिक नॉलेज होने के बाद वो फिर वो ऑप्शनल सब्जेक्ट लेगा, तो दैट मीन्स उसका फाउंडेशन रेडी है। अब जब उसका फाउंडेशन स्ट्रांग है एंड रेडी है, तो उसको सिर्फ पिलर्स खड़े करने की जरूरत है। सो दैट टेक्स अ लीस्ट अमाउंट ऑफ टाइम। वेयर एज अगर वो स्टूडेंट जो कॉमर्स स्टूडेंट है, उसने वो छोड़ के पॉलिटिकल साइंस पे आया और पॉलिटिकल साइंस में उसने देखा कि द फैकल्टी इज टॉकिंग अबाउट समथिंग अबाउट प्लाटो के बारे में बता रहे हैं, एरिस्टोटल के बारे में बता रहे हैं। सो दैट मीन्स कि वो स्टूडेंट ने कभी प्लाटो और एरिस्टोटल पढ़ा ही नहीं है, और उसको पहले बैकग्राउंड नॉलेज डेवलप करना पड़ेगा, फिर जाके वो फाउंडेशन बनाएगा और फिर जाके वो पिलर्स खड़े कर पाएगा, राइट? तो दैट थिंग्स टेक वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम। हेंस ऐसा कहा जाता है, इट इज रेकमेंडेड कि जो आपका बैकग्राउंड होता है आपको वो करना है। सो इट इज मच बेटर, क्योंकि आपने इतने सालों से पढ़ रहे हो, आपको फेमिलैरिटी भी है, प्लस आपका कुछ हद तक इंटरेस्ट भी होता है। क्योंकि आपकी फेमिलैरिटी होती है तो आपका क्या होता है कि आपने एग्जाम्स क्रैक करी है, उसके अंदर आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, राइट? तो दैट मीन्स यू हैव सर्टेन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। अगर बिल्कुल ही इंटरेस्ट नहीं होता तो आपका ग्रेजुएशन ही नहीं होता, राइट? सो दैट मीन्स आपका कुछ तो इंटरेस्ट है वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तभी आपने ग्रेजुएशन क्लियर किया है। तो जब इंटरेस्ट है, फेमिलैरिटी है, तो आपकी जर्नी एक स्मूदर जर्नी हो सकती है, आपकी प्रिपरेशन की जर्नी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ रहेगी। दैट विल हेल्प यू नॉट जस्ट
टू अंडरस्टैंड दिस एग्जामिनेशन पैटर्न बट टू इवन क्लियर दिस एग्जामिनेशन पैटर्न, जो आप आगे जाके यूज करोगे ये पर्टिकुलर आपका एक्सपर्टीज फॉर पॉलिसी मेकिंग, राइट, और फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए। का एग्जाम्पल बता रहा है कि एक स्टूडेंट है इन बैकग्राउंड इन इकोनॉमिक्स, वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है विद सब्जेक्ट्स लाइक सोशल साइंस के लिए, तो सोशल साइंस के लिए वो काफ़ी ज़्यादा खुद को एक कंफर्टेबल पोजीशन में कंसिडर करता है, राइट। सो दैट वाज द सेकंड थिंग, दैट इज द बैकग्राउंड नॉलेज। वेयर इज जो थर्ड थिंग है, दैट इज अबाउट सिलेबस लेंथ एंड कॉम्प्लेक्सिटी, कि आपको सिलेबस लेंथ और कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में अवेयरनेस होना चाहिए, कि आप सिलेबस के साथ एक असेसमेंट करो। दैट मीन्स कि अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हो और आपको पॉलिटिकल साइंस लेना है, क्योंकि आपको ऐसा बोला गया है कि हाँ ये काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग है, एंड आपको लग रहा है कि हाँ आपको इसमें अंदर इंटरेस्ट भी है पॉलिटिकल साइंस में, तो पहले उसका सिलेबस को एसेस कर लो, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस इज नॉट जस्ट पॉलिटिकल साइंस, इट इज पीएस एंड आईआर, यानी कि पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। तो ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है यार, बहुत बड़ा सिलेबस है, कि आप पॉलिटिकल साइंस में तो प्लाटो से लेके अभी तक जितने भी पॉलिटिकल थिंकर्स आए हैं उन सब के बारे में पढ़ोगे, एंड देन फिर आप रियलिज्म के बारे में पढ़ोगे इन इंटरनेशनल रिलेशंस। तो इंटरनेशनल रिलेशन भी कब से स्टार्ट हो चुका था, फ्रॉम द मंडल थियरी, तो उसके अंदर क्या क्या थियरीज आई थी एंड वो किस तरीके से इवॉल्व हुई, फिर हमने वर्ल्ड वॉर में कैसा इवोल्यूशन किया, कोल्ड वॉर में कैसा इवोल्यूशन किया, पोस्ट कोल्ड वॉर में क्या हुआ, और एट प्रेजेंट क्या रिलेवेंस रह रहा है। सो दैट इज अ ह्यूज सिलेबस, बट इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, राइट। सो अगर वो इंटरेस्ट है तो वास्ट सिलेबस आप समझ सकते हो, उसका लेंथ आप समझ पाओगे, उसका कॉम्प्लेक्सिटी समझ पाओगे, बट द पॉइंट इज कि यू हैव टू एसेस, कि आपको कुछ अवेयरनेस होनी चाहिए कि हाँ आपको सिलेबस का लेंथ क्या है और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। सो एग्जाम्पल यही रहता है कि कैंडिडेट कंपेयर करना चाहिए द सिलेबस ऑफ पोटेंशियल सब्जेक्ट्स जो उसके स्केड्यूल में फिट रह सके इन अ बेस्ट वे, राइट। सो दैट वाज द थर्ड फैक्टर जो उसको कंसिडर करना चाहिए। वेरेज अगर हम आगे बढ़ते हैं तो जो दूसरी चीज़ें जो रहती है फ्रॉम दिस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जो स्टूडेंट कंसिडर करता है, दैट इज द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। अब अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज क्या होता है कि जितने ज़्यादा आपके पास रिसोर्सेज रहेंगे उतना ज़्यादा आपकी प्रिपरेशन एफिशिएंट रहेगी। फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट्स लाइक पॉलिटिकल साइंस है, पबैड है, इनके कई सारे रिसोर्सेज है, बट देयर अदर सब्जेक्ट्स लाइक इकोनॉमिक्स हो गया, उसके इतने ज़्यादा सब्जेक्ट नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल है कि इकोनॉमिक्स एज अ ऑप्शन इतने लोग पढ़ा ही नहीं सकते, इट्स अ वेरी टेक्निकल सब्जेक्ट, और वो इकोनॉमिक्स ऑप्शनल वही लोग पढ़ा सकते हैं जिन्होंने उसके अंदर एटलीस्ट मास्टर्स किया है या पीएचडी करी हुई है पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो ही वो इकोनॉमिक्स ऑप्शन पढ़ा सकते हैं, वरना वो नहीं पढ़ा सकते। तो ये एक चैलेंज रहता है। तो जब फैकल्टीज नहीं है उतनी, तो उतना मटेरियल भी नहीं होता है। बट एक बेसिक सिनेरियो ये एक्सप्लेन किया जाता है यूपीएससी के द्वारा कि आप कोई भी रिसोर्स अगर देखते हो, अगर नहीं मिलता है तो द बेस्ट रिसोर्स इज द इग्नू, कि जो इग्नू का मास्टर्स लेवल का कोर्स होता है ना, दैट इज वेरी बेस्ट, कि वो यूपीएससी के पैटर्न, यूपीएससी उसको कंसिडर करता है इग्नू को, राइट। क्योंकि यूपीएससी ये एनसीईआरटी भी क्यों ली रखी है, क्योंकि एनसीईआरटी चीपेस्ट बुक होती है एज कंपेयर टू एनी अदर पब्लिकेशंस, राइट। सो सिमिलरली इग्नू भी चीपेस्ट रहता है एज कंपेयर टू एनी अदर पब्लिकेशंस, और इसकी अवेलेबिलिटी ऑल ओवर इंडिया है, ओके। तो ये चीज़ है। फिर दूसरी चीज़ आप देख सकते हो, दैट इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप एनालाइज करोगे कि हाँ ठीक है, आपने पॉलिटिकल साइंस का या पबैड का क्वेश्चन देगा, तो आप देख सकते हो कि हाँ आपको कुछ एग्जाम पैटर्न में समझ आ रहा है या नहीं। बट ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने एक ही साल का देख लिया, राइट। आपको 4 से 5 साल का देखना पड़ेगा, तब जाके आपको कुछ समझ आएगा कि हाँ ठीक है, ये डिमांड है ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, और मेरे को ये चीज़ सप्लाई करनी है, ओके। तो ये एक बेसिक सिनेरियो रहता है। सो वी हैव टू फिगर दिस पर्टिकुलर थिंग आउट, राइट। अनदर थिंग वो रहता है, दैट इज द पॉपुलर ऑप्शन सब्जेक्ट, की एक हाइपोथेटिकल कैंडिडेट होता है, वो कई बार इंटरेस्ट रहता है ह्यूमन बिहेवियर में, तो उसको लगता है कि हाँ उसको सोशियोलॉजी या साइकोलॉजी पढ़ना चाहिए। बट आई कैन स्टिल रिकॉल वन ऑफ माई बैचमेट जिनको ऐसा था कि वो ह्यूमन बिहेवियर को बहुत अच्छे से स्टडी करना चाहते हैं, तो इन्होंने साइकोलॉजी लिया एज अ ऑप्शनल। बट जब उन्होंने स्टार्ट किया एनसीईआरटी पढ़ा, तो वो ब्रेन के बारे में पढ़ना पड़ा उनको, दैट मीन्स कि थोड़ा बायोलॉजी का पार्ट आ गया, एंड ही वॉज अ कॉमर्स स्टूडेंट। तो एक कॉमर्स स्टूडेंट को ह्यूमन बिहेवियर में इंटरेस्ट था और उसने साइकोलॉजी लिया और उसके अंदर उसने ब्रेन पढ़ा और बायोलॉजी पढ़ा, तो उसने क्विट कर दिया, बोला कि नहीं ये मैं नहीं पढ़ सकता हूं, राइट। सो दैट मीन्स कि हमें भेड़ बकरियों के जैसे भीड़ में नहीं जाना है, आपको पहले फिगर आउट करना है कि व्हाट पर्टिकुलर सब्जेक्ट इज इंटरेस्टेड, जो आपको इंटरेस्ट करता है। फिर आपने इंटरेस्ट कर लिया, यानी कि एक साइकोलॉजी इज नॉट जस्ट अबाउट स्टडिंग द ह्यूमन बिहेवियर, और बहुत सारी चीजें साइकोलॉजी में,
तो आप सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा करोगे कि हाँ ठीक है कि हम साइकोलॉजी पढ़ना है, ह्यूमन बिहेवियर आता है मुझे तो मैं पढ़ लूंगा। वेरएज मेरा एक और फ्रेंड है, उसने क्या किया था कि अपनी प्रिपरेशन में इंडियन पॉलिटी पढ़ लिया था, ठीक है, अपनी प्रिपरेशन से पहले। दैट मीन्स जो उसकी कोचिंग स्टार्ट हो रही थी उससे पहले उसने इंडियन पॉलिटी पढ़ा, एंड देन उसको बताया गया कि एक और सब्जेक्ट है ऑप्शनल सब्जेक्ट, दैट इज पॉलिटिकल साइंस। तो उसने बोला कि यार वो खुद एक कॉमर्स स्टूडेंट था, तो उसने कहा कि इंडियन पॉलिटी और पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटी कॉमन निकल रहा है, तो उसने पॉलिटिकल साइंस ऑप्शन ले लिया। और जब वो बैठा तब उसने देखा कि यहाँ पे तो ना ही फंडामेंटल राइट पढ़ाया जा रहा है, ना ही डीपीएसपी पढ़ाया जा रहा है, और इमरजेंसी तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ाया जा रहा। यहाँ पढ़ाया जा रहा प्लाटो, एरिस्टोटल, मैकियावेली, ये सब के बारे में। तो अगेन उसको बहुत ज्यादा फंबल हो गया एंड उसने फिर वो क्विट कर दिया। सो दैट मीन्स कि आपको थोड़ी सी स्टडी करनी पड़ेगी। तो जितनी ज्यादा आप स्टडी करोगे ना पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में, उतना बेटर वे में आप खुद को समझ पाओगे। ओके, देन आ जाता है कि आप कुछ लोगों से कंसल्ट कीजिए जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स है, दैट आपको वो कुछ हद तक गाइड कर पाएंगे, बट मैं इसको इतना भी ज्यादा नहीं मानता हूं। ये जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स है ना, आप उनसे पूछे जिन्होंने एटलीस्ट एक इंटरव्यू दिया हुआ है, तो ही आप उनसे पूछना समझ सकते हो। दैट मीन्स जिन्होंने मेंस क्लियर किया है उन्हीं से आप पूछना समझ सकते हो कि हाँ ये हमें कुछ गाइड कर पाएगा कि भाई हाँ हमें ऑप्शनल सब्जेक्ट में क्या चीज़ें कंसीडर करनी चाहिए, क्योंकि कई बार वो आपको वैल्यूबल इंसाइट बताते एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, राइट। तो जैसे मेरे एक फ्रेंड है जिनको इकोनॉमिक्स लेना था, ही वॉज अगेन कॉमर्स बैकग्राउंड से ही थे वो, तो उनको था कि इकोनॉमिक्स एज ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना है। तो उनसे पूछा गया क्यों लेना है, तो उन्होंने कहा कि मुझे इंटरेस्ट है इसके अंदर। तो कहता आपने क्या किया, मैं कि हमने बीकॉम किया है। तो कहा कि जो आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा है वो इकोनॉमी पढ़ा है, दैट टू इंडियन इकोनॉमी, और ये ऑप्शनल है इकोनॉमिक्स। तो दैट मीन्स कि इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स का डिफरेंस उसको तब पता चला, तब उसने रियलाइज किया और तब उसको समझ आया कि ओके दैट इज समथिंग डिफरेंट जो उसने नहीं पढ़ा है, एंड हेंस उसने फिर इकोनॉमिक्स नहीं लिया। ओके, सो दैट इज द पॉइंट दैट आई एम टॉकिंग अबाउट कि आप इस तरीके से पूछिए जो आपको वैल्यूएबल पर्सपेक्टिव बता सके, एंड वो आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का स्ट्रेंथ बता सके, उसके चैलेंजेस बता सके, एंड ताकि आप एक इन्फॉर्म टाइप का डिसीजन मेकिंग ले पाओ। हेंस इट कैन बी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दी सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर जो फाइनल डिसीजन आता है हमारा, उसके अंदर यही रहता है कि आप कंसोलिडेट करिए जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिली है और एक वेल राउंडेड चॉइस लीजिए, उसके प्रोज एंड कॉन्स बनाइए एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, और एक बार जो सब्जेक्ट चूज कर लिया फिर कमिटमेंट कीजिए कि एक स्ट्रक्चर प्लान बनाना है ताकि जो भी मटेरियल्स है उसको हम मास्टर कर सके, राइट। सो इस तरीके से आप एक ऑप्शन अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को स्ट्रेटेजाइज कर सकते हो या चूज कर सकते हो। सो दीज आर द वेज जो मैंने बताया कि आपको ये सारी चीज़ें कंसिडर करनी है, राइट। जैसे सबसे पहली चीज़ क्या थी कि आपको इंटरेस्ट देखना है, राइट। सेकंड चीज़ देखना है कि बैकग्राउंड नॉलेज देखना है, एंड थर्ड चीज़ देखनी है कि उस सिलेबस की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। यही जब तीनों चीज़ आपने स्टडी कर ली, इंटरेस्ट, बैकग्राउंड नॉलेज एंड सिलेबस का लेंथ एंड कॉम्प्लेक्सिटी, फिर ये तीनों का कॉमन निकाल के आपको जो ऑप्शन सब्जेक्ट सही लग रहा है वो चूज कीजिए, and then you will ace this examination, right? So this was it from today's video. In the coming video we'll be covering more such kind of topics. Till then, stay safe and study well. Thank you.